आज है 15 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है आईएनएस अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, आईएनएस अरिहंत इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है। ठीक है, और ये 2016 में कमीशन हुआ था। आईएनएस अरिहंत जो दूसरा है इसी लाइन में, वो मतलब अंडर ट्रायल है अभी। ठीक है, उसको भी कमीशन किया जाएगा बाद में। उसके बाद मानक महोत्सव। मानक मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने इसका एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया था वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे पर मुंबई में। ठीक है, इसकी थीम थी स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। उसके बाद है इंडियाज एंड ट्रायड। एंड ट्रायड का मतलब है न्यूक्लियर ट्रायड। ठीक है, मतलब इंडिया कैसे कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकता है किसी को। जल से मार सकता है, थल से मार सकता है और आकाश से। ठीक है, जल से बात करें तो अभी जैसे देखा हमने सबमरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आकाश की बात करें तो हमारे पास सुखोई है, मिराज है, जागुआर है। ठीक है, ये राफेल भी आ गया। ठीक है, और थल से बात करें तो हमारे यहाँ पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, ठीक है, अग्नि 5, ये सब हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियर वेपन डिलीवर किए सकते हैं। ठीक है, इंडिया में जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ये 2003 में बनाई गई थी और ये न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए इकलौती अथॉरिटी है। इसी के अंडर में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी बनाया गया था जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको हैंडल करती है। ठीक है, उनके रखरखाव वगैरह का ध्यान देती है। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसमें अभी रैंकिंग निकाली गई। इंडिया की रैंकिंग 107 है और स्कोर था 29.1 और हमें सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो इंडिया से बेटर हालत में है एक तरह से। श्रीलंका 64 रैंक पर है, नेपाल 81 पर, बांग्लादेश 84 पर और पाकिस्तान 99 पर। सिर्फ अफगानिस्तान जो हमसे बेकार था वो 109 पर है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में बेलारूस पहले पर है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना दूसरे पर। ठीक है, सबसे लास्ट में बुरुंडी है 121वें पर और उससे एक पायदा नीचे सोमालिया 120वें पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये 2006 में बनाया गया था। दो संस्थानों मिलकर इसको शुरू किया था। यूएस की थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और जर्मनी की वेल्थ हंगर हिल्फे। ठीक है, बाद में जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बैकआउट कर गई और तब से जो आयरिश एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और जर्मनी की वेल्थ हंगर हिल्फे, ये दोनों ही बना रही हैं इसको। जो जीएचआई स्कोर होता है वो 4 कंपोनेंट पर बेस होता है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं अगर उनको सफिशिएंट कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलती है, कैलोरीफिक इंटेक नहीं मिलता है तो वो अंडर नरिश माने जाते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग में जो 5 साल के बच्चे, 5 साल से कम के बच्चे होते हैं अगर उनकी हाइट कम है उनके एज के हिसाब से तो वो स्टंट माने जाते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग के शिकार माने जाते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग में अगर उनकी जो वेट है वो उनकी हाइट के प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग माने जाते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, अगर बच्चों की डेथ 5 साल से कम की उम्र के बच्चे जो हैं उनकी डेथ होती है उस हिसाब से। ठीक है, तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी माना जाता है। फिर है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ये एक तरह के हब हाउस होंगे या कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट होंगे जहाँ पर कस्टमर जाके वो बैंक की सर्विसेज जो है उसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, बिना बैंक गए आपको जैसे नया अकाउंट खुलाना हो या बैलेंस चेक करना हो या पासबुक प्रिंट आउट कराना हो, ठीक है, या फंड ट्रांसफ़र करना हो, वो यहाँ गए हो जाएगा। ठीक है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके थ्रू। और ये जो है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को भी प्रमोट करेंगे और इनका मेन उद्देश्य होगा उनको जो लिटरेसी दे रहे हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको बताएं। ठीक है, 2022-23 के बजट में अनाउंस किया गया था कि 75 डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग यूनिट सेटअप करनी है 75 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद इसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो उसने कहा कि पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद 19वां टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, ये रिलीज़ किया गया। इसमें बताया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है। ये 7वें साल इसका है जो ये टॉप पर है। और इंडिया से IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है वो टॉप पर था, पर ये भी मतलब ओवरऑल रैंकिंग में 251 से 300 वाले बैंड में था। ठीक है, उसके बाद है पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन एंड टेराफैक्शन प्लांट। इसके लिए 50 करोड़ का एक इंसेंटिव स्कीम चलाया गया है जिसमें कि जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज लेती है, ठीक है, उसको रखा गया है, उसी से ये फंड जनरेट किया गया है। ये फंड बना था जब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, इसके लिए। और इसमें बताया गया था कि जो शोरूम्स हैं, जो डीजल कार के शोरूम्स होते हैं उनको 1% चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी NCR, दिल्ली NCR में है उसी से ही ये बना है। और
पैलेटाइजेशन के लिए प्लांट लगता है उसके लिए 35 लाख की ज़रूरत पड़ती है, और टेराफैक्शन के लिए जो प्लांट लगता है उसकी मिनिमम कॉस्ट 70 लाख तक मानी जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके डबल पैसा देगी कोई भी अगर ये लगा रहा है। ठीक है, डबल पैसा मतलब उनको हेल्प करेगी। मतलब अगर पैलेटाइजेशन प्लांट लगा रहे हैं तो उनको 70 लाख तक मिलेगा, और टेराफैक्शन प्लांट लगा रहे हैं तो उनको 1.4 करोड़ तक लगेगा। फिर पैलेटाइजेशन क्या होता है, जो पैडी स्ट्रॉ होते हैं पराली, ठीक है, उनको पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। पैलेट्स मतलब वो सॉलिड मटेरियल होते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें कोल इस्तेमाल होता है, कोल की जगह इन पैलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये कोल को जो खरीदने में खर्चा होता है उसको बचाएंगी। प्लस इनकी वजह से जो कार्बन एमिशन होता है, जो अगर हम उसको जो किसान जलाते हैं जब, ठीक है, खेतों में, उसको वो जलाने से बचेगा, मतलब पोल्यूशन कम होगा और कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, टेराफैक्शन भी वैसे ही होता है, जो फ्यूल की क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जैसे अलग अलग डेंसिटी, एनर्जी, उसकी ग्राइंडेबिलिटी, वो सब बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। और एक डाटा है कि 27 मिलियन टन पैडी जनरेट होता है अपने यहाँ, पैडी स्ट्रॉ हर साल। ठीक है, पंजाब हरियाणा में, और उसमें से जो 20 मिलियन, करीब 75% है, वो नॉन बासमती राइस से होता है, जो कि जानवर खा नहीं सकते जिनको, तो उनको जलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी। ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन की ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अक्टूबर 13 को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन था। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर का डाटा है उसको एसेस किया गया। ये सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर जो है वो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उनको ट्रैक करता है। ठीक है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क का टारगेट था। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क का टारगेट 2015 से 2030 के लिए है, और टारगेट जी जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है। ये मतलब 2030 तक उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है और डिज़ास्टर रिस्क इन्फॉर्मेशन और असेसमेंट है उसको अवेलेबल कराएगा 2030 तक। ठीक है, फिर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया था और 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और इनके मल्टीपल के बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको इशू करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इकलौती बैंक है जो इसको इशू करती है, और जो बायर्स होते हैं वो मतलब इस किसी भी पार्टी का खरीद सकते हैं जो बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो पार्टी होती हैं वो 15 दिन के अंदर इसको ले सकती हैं, 15 दिन के अंदर इसको कैश करा सकती हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद वो नहीं कैश करा पाएंगी। और जो मतलब उनके लिए हर पार्टी के लिए एक वेरीफाइड अकाउंट जो है उसको इलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है। ठीक है, और उसके ही थ्रू ये ट्रांजेक्शन होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो बायर्स हैं उनके लिए केवाईसी करानी ज़रूरी है, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो रिवील करें कि किसने खरीदा या नहीं खरीदा। ठीक है, और जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो रजिस्टर्ड है तभी इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। ठीक है, उसको जो सेक्शन 29 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसके तहत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए कम से कम 1% वोट चाहिए होता है लोकसभा इलेक्शन में या स्टेट इलेक्शन में। ठीक है, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। और इसकी जो ड्यूरेशन होता है वो 10 दिन का होता है इस बॉन्ड का। जो शुरू के 10 दिन होते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के, ठीक है, उसमें ही इशू होता है। और जब जिस साल इलेक्शन होता है लोकसभा का, उस साल सरकार इसको किसी और 30 दिन के लिए भी बढ़ा सकती है। उसके बाद है इको सेंसिटिव जोन। जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके बाहर का जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। ठीक है, और ये एरिया वेरी कर सकता है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली ये 10 किलोमीटर होता है, और ये एज अ शॉक एब्जॉर्वर बनाया जाता है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जो फ्रेगाइल इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन भी होता है। इस इको सेंसिटिव जोन में कई चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं, कई एक्टिविटीज़, और कई एक्टिविटीज़ परमिटेड भी होती हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ नॉर्मली प्रोहिबिटेड होती हैं। इवन वहाँ पेड़ काटने वगैरह भी रेगुलेटेड होता है, मना ही रहता है एक तरह से। परमिटेड एक्टिविटीज़ में जैसे अगर पहले से ही एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो होता रहता है, हॉर्टिकल्चर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब अगर पहले से हो रहा है तो उसको होने दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कामिकाजी ड्रोन्स। ये एक तरह के स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें एक्सप्लोजिव होता है और इनको उड़ाया जाता है
उड़ा के उनको टारगेट पर सीधे बम्बार्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ठीक है, वो जाके उस पर ब्लास्ट हो गए। ये एक्चुअली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो जापानीज़ पायलट थे वो जब हारने लगते थे या उनको लगता था कि अब मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, तो जो उनका टारगेट होता था उस पर जाके लड़ जाते थे, ठीक है, इंटेंशनली, और उस पर क्रैश कर देते तो अपना भी मर जाते थे, उनको भी हो सकता है नुकसान जो भी पहुंचाना हो पहुंचा देते थे। तो इसका अभी एग्जांपल है जैसे स्विच ब्लेड 300 और स्विच ब्लेड 600 यूएस का है। इसी का इस्तेमाल करके अभी कुछ टारगेट्स को एलिमिनेट किया गया है। फिर है सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये हनोई में हुआ, हनोई वियतनाम में, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग फोरम है जो 2005 में बना था। इसमें 18 मेंबर्स हैं, 10 एशियान से और 8 जो उनके अलाइज हैं, ठीक है। और अगर ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इनकी जो मेंबरशिप है वो दुनिया की जो 54% पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, और 58% जो ग्लोबल जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इनके 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जैसे एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पैंडेमिक डिजीज, और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, और एशियन कनेक्टिविटी। और ये मैप है एशियान और इनके एफिलेटेड ग्रुप्स का। अगर इसमें देखें एशियान कौन है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ठीक है। ये 10 कंट्रीज एशियान हैं। उनके अलावा इसकी जो 8 और कंट्रीज हैं जो इनके अलाइज हैं, जो ईस्ट एशिया समिट की पार्ट हैं, उसमें इंडिया, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। ये 8 कंट्रीज और हैं जो ईस्ट एशिया समिट की पार्ट हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।